नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले क्लास में हमने प्रताप मल्ल के तक देख लिया था और उसके आगे जो थे 200 वर्ष का शासनकाल जो कि अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, वहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज हम आगे उस अंधकार युग के आगे जिस शासक का वर्णन मिलता है, उल्लेख मिलता है, साक्ष्य प्राप्त होते हैं, वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तो वो थे आपके बहारेंद्र शाह। कौन? बहारेंद्र शाह। इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो हमने कोड बनाया था KKR, PJR, PJJRP। तो उस K से लेकर P तक हमने कवर कर लिया है। इसके आगे हम एक और कोड पढ़े थे, क्या? बकल तरा सरम। बकल तरा सरम। तो इस बकल तरा सरम में से अब हम आगे शासकों का क्रम देखेंगे। तो आपको अंधकार युग के लिए भी आसानी पड़ जाएगा कि कौन से शासक तक था। तो जो इंग्लिश के न्यूमोनिक्स कोड थे KKR, PJR, PJJRP, तो उस P और हिंदी का जो निमोनिक्स कोड है बकल तरा सरम, उसके बाद इनके बीच का जो युग है वो अंधकार युग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पढ़ते हैं बहारेंद्र शाह के बारे में। यहाँ से शासक का बकल तरा सरम एक ट्रिक है, तो बस है बहारेंद्र शाह। ठीक, तो बहारेंद्र शाह, इसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? तो 1495 से 1544 ईस्वी तक। 1495 से 1544 ईस्वी तक, ये आपको याद करना है। 49 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, 1495 से 1544 ईस्वी तक। ठीक है, इन्होंने अब राजधानी परिवर्तन कर लिया था। अभी तक जो भी शासन थे हमने देखा, तुनमान के बाद जब रत्न देव प्रथम ने नई राजधानी बनाई रतनपुर को, तो वहाँ से सभी शासकों ने रतनपुर से अपनी सत्ता का संचालन किया था। लेकिन बहारेंद्र शाह से जानकारी मिलती है कि इस समय राजधानी चेंज हो गई और क्या हुआ, तो छुरी कोसगई। छुरी कोसगई के नाम से जाना जाता है, या कोसगई, ये कोरबा क्षेत्र में आता है। कोरबा क्षेत्र में, ये आपको याद रखना है। तो इनके समय राजधानी क्या परिवर्तित हो गई? कोसगई। तो हमने 3 शासक देख लिए जिसके अलग अलग राजधानी चालू की थी। पहला तो कलिंग राज था, तुमान क्षेत्र, फिर रतनदेव आते हैं जो रतनपुर क्षेत्र, फिर बहारेंद्र शाह आएंगे जो छुरी कोसगई से अपना संचालन करेंगे। तो इनके शासनकाल के दौरान आक्रांताओं और शत्रुओं की लूटपुट बहुत बढ़ गई थी। इस कारण रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई क्षेत्र में समस्त राजकोष को ले गया और वहीं से शासन करने लगा। अर्थात इन कारणों से बहारेंद्र शाह ने रतनपुर के स्थान पर छुरी कोसगई को राजधानी बनाया और कोषागार की स्थापना की। तो वही मैंने बताया। तो कारण क्या रहा था राजधानी परिवर्तन करने का? तो बहुत ही ज़्यादा आक्रमण होते थे शत्रुओं के और बहुत ही ज़्यादा लूटपाट बढ़ गई थी। तो इस वजह से इसने अपनी राजधानी को चेंज कर लिया और अब अपने समस्त कोषागार को भी रतनपुर से छुरी कोसगई ले गए। तो ये था इसके बारे में राजधानी परिवर्तन का मुख्य कारण। अब इसके समय में एक राजा आएंगे, कौन? मंत्री आएंगे, माधव। इस शासक के समय एक मंत्री आएंगे, कौन? माधव। मैंने शुरू से बोला है सामंत और सेनापति, ये मंत्री के जितना भी नाम आता है आपको सबको याद करना है, एक जगह चार्ट बना लीजिएगा। ठीक, तो बहारेंद्र शाह के समय जो मंत्री रहता है वो रहता है कौन? माधव। माधव, ठीक है। इसने निर्माण कार्य क्या किए? तो जो छुरी कोसगई जो अपनी नई राजधानी बनाई थी, वहाँ एक मंदिर का निर्माण कराता है। क्या? कोसगई मंदिर। कोसगई मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक है, कोसगई में कोसगई मंदिर का निर्माण करवाता है। फिर चैतुरगढ़ का किला, चैतुरगढ़ जो है आपके कोरबा क्षेत्र में आता है चैतुरगढ़, वहाँ का किला बनाता है कौन? बहारेंद्र शाह। फिर राजधानी को भी, और वहाँ नई कोषागार की स्थापना की, ये भी हमने देख लिया। तो राजधानी छुरी कोसगई बनाई, वहाँ एक मंदिर बनाया और वहाँ कोषागार की स्थापना की, प्लस कोषागार की स्थापना की, तो वहाँ फिर किला का भी निर्माण कराया, चैतुरगढ़ का किला। ठीक है, तो ये 3 कार्य इसने किए थे बहारेंद्र शाह ने। इसके बारे में जानकारी और कहाँ से प्राप्त होती है? तो बहारेंद्र शाह के 3 उत्कीर्ण लेख हैं। कितने हैं? 3। बहारेंद्र शाह के 3 उत्कीर्ण लेख हैं, जिसमें से एक रतनपुर से प्राप्त हुआ है तथा 2 कोसगई से प्राप्त हैं। अब रतनपुर, पहले तो राजधानी परिवर्तन करने से पहले इसने शासन कहाँ से किया है? रतनपुर। तो यहाँ से इसके बारे में एक अभिलेख प्राप्त होता है
और जो नई राजधानी बताई छुरी कोस गई, वहाँ दो नाम आ रहे, छुरी कोस गई, छुरी कोस गई, दो नाम आ रहे हैं, तो वहाँ से उसके दो लेख प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ऐसे आपको याद करना है। ठीक, टोटल 3 लेख में से एक रतनपुर और 2 नई राजधानी छुरी कोस गई से। अब जो रतनपुर से प्राप्त अभिलेख है उससे क्या ज्ञात होता है? तो इससे ज्ञात होता है कि 1495 में बहारेंद्र शाही ने महामाया मंदिर के जीर्णोद्धार कराया था। महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। ठीक है, तो सभागृह है, महामाया मंदिर का जो सभागृह था उसका जीर्णोद्धार कराता है कौन? आपका बहारेंद्र शाह। साथ ही रतनपुर का प्रसिद्ध बहरैया तालाब, नाम इसका बहारेंद्र शाह है तो इसने अपने नाम पर ही बहरैया तालाब भी खुदवाया था। प्रसिद्ध है ये, रतनपुर का प्रसिद्ध तालाब बहरैया तालाब निर्माण कराया। अब रतनपुर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ तो उसमें ये पता चलता है कि इसने रतनपुर के जो फेमस मंदिर महामाया मंदिर उसका सभागृह का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक है, कब? 1495 ईस्वी में। 1495 ईस्वी में। फिर इसने बहरैया तालाब का भी निर्माण कराया। कहाँ? रतनपुर में। रतनपुर में बहरैया तालाब का भी निर्माण करवाया था। फिर कोसगई से जो अभिलेख प्राप्त हुए उसमें से पता चलता है कि पूर्ववर्ती शासकों के नाम मिलते हैं। उसमें जो कोसगई से प्राप्त अभिलेख हैं वहाँ से पूर्ववर्ती शासकों के नाम मिलते हैं। पूर्ववर्ती शासक मतलब इससे जो पहले शासक रहे थे उनमें से सिंगन, डंडीर, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र, रत्नसेन, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, फिर जमींदारी देखेंगे। जमींदारी तो इसने अपने शासनकाल के दौरान सैन्य सहयोग प्रदान करने के बदले कुछ क्षेत्र जमींदारी के तौर पर दे देता था। तो किसको किसको दिया? तो इसने बिसई ठाकुर, जो कि बिसई ठाकुर बिंजवार जो है, तो बिंजवार जो सोनाखान क्षेत्र के निवासी रहते थे उनको दिया था जमींदारी। ठीक है, सोनाखान क्षेत्र का। अगर आपने जनजाति अगर देखा होगा, योगेंद्र सर का क्लास आपने अटेंड किया होगा, देखा होगा लेक्चर्स, तो उसमें आपको पता होगा कि सोनाखान क्षेत्र में आपकी बिंजवार जनजाति निवास करती है। तो बिसई ठाकुर बिंजवार, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि सोनाखान क्षेत्र की जमींदारी उसको दी गई थी। ठीक है, तो ऐसा करता था, सैन्य सहयोग प्राप्त कर लेता था और जमींदारी कुछ दे देता था। तो ये था आपके बहारेंद्र शाह के द्वारा दी गई जमींदारी के बारे में। फिर बहारेंद्र शाह ने कोसगई किले का अधिपति घाटम देव को नियुक्त कर वह किला उसे प्रदान कर दिया था। कोसगई किले का अधिपति घाटम देव को नियुक्त कर, किसे? बहारेंद्र शाह ने कोसगई किले का अधिपति घाटम देव को नियुक्त कर वह किला उसे प्रदान कर दिया था। ठीक है, विशेष क्या है तो इसमें बहारेंद्र शाह के पश्चात उसका पुत्र कल्याण शाह रतनपुर का राजा बना। अब आगे क्रम जारी हो गया, बहारेंद्र शाह आएगा, उसके बाद क से कल्याण शाह आएगा, ल से लक्ष्मण शाह आएगा, तख्त सिंह आएगा, फिर र से राज सिंह आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम चलते जाता है। तो हमने देख लिया ये बहारेंद्र शाह के बारे में। अंधकार युग के बाद पहला शासक था जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 49 साल तक शासन किया, 1495 से 1544 ईस्वी तक। ठीक है, नई राजधानी बनाता है क्योंकि आक्रांताओं लूटपाट बढ़ते रहता है, इसलिए छुरी कोसगई। तो यहाँ मंदिर बनाते हैं कोसगई मंदिर का। ठीक है, और यहाँ कोषागार की भी स्थापना करता है। इसके साथ एक और चैत्रिगढ़ का किला भी बनाता है, इसका मंत्री रहता है एक माधव। ठीक, इसके 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं। एक रतनपुर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि इसने महामाया मंदिर का सभागृह का जीर्णोद्धार कराया और बहरैया तालाब बनाया रतनपुर में। प्लस जो कोसगई है वहाँ से 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं जिसमें पूर्ववर्ती शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। फिर जमींदारी जब क्षेत्र देखेंगे तो इसके शासनकाल के दौरान सैन्य सहयोग के लिए बिसई ठाकुर बिंजवार को सोनाखान क्षेत्र की जमींदारी दी गई थी। ठीक है, तो सोनाखान क्षेत्र में बिंजवार जनजाति रहती है, तो वहाँ से आपको याद हो जाएगा कि बिसई ठाकुर बिंजवार, नाम से बिसई ठाकुर बिंजवार आ रहा है, तो सोनाखान क्षेत्र की जमींदारी उसको दी गई थी। ठीक है, फिर इसने कोसगई किले का अधिपति घाटम देव को नियुक्त किया था। कोसगई किले मतलब जो क्षेत्र था, जो इसका किला रहा होगा, उसका अधिपति घाटम देव को नियुक्त कर वह किला उसे प्रदान कर दिया था। ठीक, फिर इसके पश्चात इसका पुत्र आएगा जो शासन व्यवस्था संभालेगा। ठीक है, तो उसके नाम देखते हैं कल्याण शाह। कल्याण शाह के बारे में देखते हैं हम कि कल्याण शाह का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1544 से 1581 तक। ठीक है, मैं रिपीट करके भी बता रहा हूँ आपको, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा और 1 से 2 बार भी आप वीडियो को देखिएगा। ठीक है, बहारेंद्र शाह मैंने कवर करा लिया अच्छे से। अब कल्याण शाह के बारे में देखते हैं। तो शासनकाल 1544 से 1581 ईस्वी तक था। निर्माण कार्य क्या था, तो इसने रतनपुर के गज किला में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर का निर्माण कराया था। रतनपुर की गज किला, रतनपुर का जो गज किला था उसमें जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक, फिर नगर, इसने लालपुर नगर की स्थापना की थी। लालपुर नगर की स्थापना की थी किसने? कल्याण शाह ने। कल्याण शाह ने लालपुर नगर की स्थापना की थी। तो ये सब आपको 3 मुख्य पॉइंट आपको याद करने थे कल्याण शाह के बारे में।
एक तो शासनकाल 44 से 81 तक, 44 से 81 तक लगभग 38 साल 37 साल तक शासन करता है। फिर निर्माण कार्य किया तो गज किला में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर का निर्माण करता है। कहाँ? गज किला में, गज किला में जगन्नाथ स्वामी का निर्माण करता है। ठीक है। फिर लालपुर नगर की भी स्थापना करती है। कौन से नगर की स्थापना करती है ऐसा पूछा जाए तो लालपुर नगर की स्थापना करते हैं। ठीक है। अब इसके बारे में आगे जब देखेंगे तो इसके बारे में 2-3 चीज़ों के बारे में मतभेद है इतिहासकारों के मध्य कि कल्याण से जो था इसे कहा जाता है कि इसने राजस्व जो था, अब अभी हमने देख लिया था अंधकार युग में कि जो एक शासक आए थे अंधकार युग के दौरान, जगन्नाथ सिंहदेव ऐसा कुछ नाम था, तो उनके धर्म सिंहदेव था शायद, हाँ, तो उनके समय से जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है कलचुरी शासन का, वो मुगलों के अंतर्गत आ गया था। अब किसी के अंतर्गत आएगा तो उनको क्या देना पड़ेगा? राजस्व देना पड़ेगा, टकोली देना पड़ेगा, ऐसा समझ सकते हैं। तो कल्याण साय को भी देना था, किनको? मुगलों को, लेकिन ये नहीं दे पाता है। तो इसी कारण से मुगल शासक जो उस समय अकबर या जो जहांगीर उनका पुत्र रहता है, तो ये दोनों के बीच कन्फ्यूज़न है कि अकबर को लिया जाएगा कि जहांगीर को लिया जाएगा। तो अभी हम वो देखेंगे किसे लेना है। तो उनको ये प्रॉपर राजस्व नहीं देता है, इस वजह से वो इनको क्या कर लेते हैं? कैद कर लेते हैं। तो कल्याण साय को के बारे में बोला जाता है कि इसे मुगल दरबार में 8 वर्षों तक कैद करके रखा गया था। यहाँ पर सेवा दिया गया था, ऐसा भी कहा गया है कि 8 वर्षों तक इसने सेवा दिया था। सेवा क्यों दिया था? कोई शासक है किसी क्षेत्र का, वहाँ जाके जबरन थोड़ी सेवा देगा, इसकी कुछ ना कुछ गलती रही होगी, इसको वहाँ रखा गया होगा कि आप काम करो। तो गलती यही थी कि इसने राजस्व देने से इनकार कर दिया था या सही समय पर राजस्व नहीं देता था। ठीक, तो अब देखते हैं अलग अलग इतिहासकार के अनुसार इसके बारे में क्या कहना है। तो बाबू रेवाराम के अनुसार बोला जाता है कि जो बाबू रेवाराम की पांडुलिपि है उसमें कल्याण साय का उल्लेख मिलता है, जिसमें कहा गया है कि कल्याण साय और मंडला के राजस्व अधिकारी के मध्य राजस्व संबंधी विवाद हो गया था, जिसके कारण तत्कालीन मुगल शासक अकबर ने उसे अपने दरबार में बुला लिया और 8 वर्षों तक उसे दरबार में रखकर राजस्व संबंधी प्रक्रिया से अवगत कराया। तत्पश्चात उन्हें रतनपुर क्षेत्र वापस भेज दिया गया, लेकिन इसका कोई आधार नहीं मिलता है कि कहाँ पर इसका आधार दिया गया, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो बाबू रेवाराम ने अपनी पांडुलिपि में जरूर लिखा है कि कल्याण साय और जो मंडला के राजस्व अधिकारी है उसके मध्य राजस्व संबंधी विवाद हो गया। तो जो मुगल शासक थे अकबर, उन्होंने उसको 8 वर्षों तक अपने दरबार में रखा और सिखाया समझाया राजस्व संबंधी प्रक्रिया के बारे में, और फिर रतनपुर भेज देता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन इसका जो प्रमाणित साक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होता है। लेकिन आपको बाबू रेवाराम के अनुसार एक इतिहासकार हैं, तो इसके अनुसार अगर पूछा जाएगा तो याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन आ गया कि बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण साय किसके दरबार में 8 वर्षों तक सेवा दिया, तो अकबर लेना है आपको। गोपल्ला गीत के अनुसार पूछा जाए तो यहाँ पर आपको जहांगीर लेना है। ठीक है, जहांगीर लेना है। गोपल्ला गीत के अनुसार किसका नाम आ जाएगा? जहांगीर का आ जाएगा। स्वयं जहांगीर की आत्मकथा में भी उल्लेख मिलता है कल्याण साय का कि उसने जो राजस्व संबंधित उनके बीच अनबन होने के कारण उन्होंने उसको अपने यहाँ रख लिया था। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसके बारे में देखते हैं हम। तो एक तो बाबू रेवाराम ने हमने कवर कर लिया, अब गोपल्ला गीत कवर करते हैं। तो इसमें बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में प्रचलित गोपल्ला गीतों में कल्याण साय का दिल्ली के राजा जहांगीर के समय उनका क्या जाना हुआ ये माना जाता है। ठीक है, इसका वर्णन किस प्रकार है? तो वहाँ गोपल्ला गीत में 2 लाइन आता है, बड़े राजा कल्याण साय दिल्ली के सेवा जाए, मतलब बड़े जो कल्याण साय है राजा वो दिल्ली के सेवा के लिए जाते हैं। धुनी बैठे बादशाह मतलब बादशाह, वहाँ बादशाह धुनी जमाए बैठे मतलब सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जेकर बेटा शाहजहाँ, तो बेटा किसका था? शाहजहाँ किसका बेटा था? जहांगीर का था। तो यहाँ से एक चीज़ देखने को मिलता है कि जो कल्याण साय है उनका जो है दिल्ली जाना जहांगीर के समय में हुआ था। ठीक है, फिर आगे जहांगीर के स्वयं की आत्मकथा जो है तुजुके जहांगीरी, उसके अनुसार भी कल्याण साय का उल्लेख मिलता है कि उसने दिल्ली का प्रवास जहांगीर के शासनकाल में किया था। ठीक है, जिसमें लिखा गया है कि शनिवार तारीख 25 खुरदाह को मेरा पुत्र परवेज इलाहाबाद से आया और मेरे सामने दंडवत करके 2000 मोहरे और 2000 रुपये नजराना पेश किया और हीरा भेंट किया। वह रतनपुर के राजा कल्याण साय को लेकर मेरे पास आया था। ठीक, इस बारे में जानकारी वहाँ से प्राप्त होती है। फिर तुजुके जहांगीरी का जो अनुवाद जहांगीरनामा के अनुसार ये पता चलता है कि उनका जो परवेज पुत्र था ने कल्याण साय के विरुद्ध अपनी सेना भेजी और कल्याण साय को जहांगीर के सामने पेश किया, जो रतनपुर का जमींदार था। हम लोग तो शासन पढ़ रहे हैं सर, ये जमींदार क्यों बोल रहे हैं हम? तो हमने पढ़ा ना धर्म सिंहदेव के टाइम पे, ये अंधकार युग के समय,
ये मुगलों के अधीन आ गया था। तो इस वजह से अब मुगल तो उनको बोलेंगे ना हमारे क्षेत्र में शासन करे, तो हमारे जमींदार के तौर पर, लेकिन इस क्षेत्र के लिए वो क्या था, शासक था, राजा था। तो राजा रतनपुर का जमींदार बोला गया उसको। वहीं कल्याण शाह ने जहांगीर को नजराने के तौर पर 80 हाथी व 1 लाख रुपए भेंट किया। यहाँ बोला गया 2000 मोहरे, 2000 रुपये नजराना और 1 हीरा, और यहाँ बोला गया कि 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किया गया है। तो अलग अलग आधार में अलग अलग इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुगल शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ को रतनपुर क्षेत्र कहा जाता था, क्योंकि रतनपुर ही उसकी राजधानी हुआ करती थी और प्रमुख क्षेत्र होता था जिसके नाम से विख्यात था यह क्षेत्र। ठीक, तो 3 आधार देख लिए। बाबू रेवाराम के अनुसार अकबर के समय गया, ऐसा बोला जाता है। बाबू रेवाराम के अनुसार अकबर के समय गया, कौन, कल्याण शाह। ठीक है, ये मिला पता चलता है, क्योंकि इसने क्या राजस्व देने से मना कर दिया था, राजस्व संबंधी अनबन हो गया था। तो 8वां अर्थ तक इसको रखता है और समझाता है। ठीक, फिर आगे हमने देखे गोपल्ला गीत के अनुसार पता चलता कि जहांगीर के समय गया था। ठीक, फिर उसके बाद देखते हैं हमने तुझो के जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें हमने वर्णन देखा कि उसका जो बेटा रहता है परवेज, वो उसे लेकर आता है, उसके समक्ष प्रस्तुत करता है। उसी का जो जहांगीर नामा है, जो तुझो के जहांगीरी का अनुवाद वहाँ भी देखने को मिला, परवेज ही लेकर आया था, लेकिन यहाँ पर सेना भेजी गई थी, कल्याण शाह को उसके सामने पेश किया था। ठीक है, और उसने 80 हाथी और 1 लाख रुपए भेंट किए थे, और उसमें पता चलता है कि 2000 रुपये के मोहरे थे। तो अलग अलग जगह अलग अलग डाटा है। तो ये 3 मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पर इसका उल्लेख आता है इस बारे में कि इसने दिल्ली में 8 वर्ष तक अपनी सेवा दी। तो बाबू रेवाराम के अनुसार अकबर के समय, गोपल्ला गीत के अनुसार जहांगीर, और जहांगीर के स्वयं की आत्मकथा के अनुसार भी जहांगीर के समय। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। एक चौथा पॉइंट भी आता है शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय के अनुसार, जो कि अप्रकाशित है, प्रकाशित नहीं किया गया था। तो शिवदत्त शास्त्री के इतिहास समुच्चय के अनुसार बोला जाता है कि गोपाल राय, जो गोपाल वीर के नाम से, गोपल्ला वीर के नाम से जाना जाता था, वह राजा कल्याण शाह को जहांगीर के दरबार से हाजिरी से मुक्ति दिलाने के लिए, मतलब उनकी बंदी जो बना लिया गया था, ये जो अपनी सेवा के लिए रखा गया था, वहाँ से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ जाते हैं और अपनी पहलवानी से करतब दिखाकर राजा को लेकर वापस आते हैं। मतलब जहांगीर के पास जाते हैं और वहाँ बोला जाता है कि जहांगीर से बोला जाता है कि आपके पास जो भी शासक हैं, जो भी पहलवान, उसे भेजिए, अगर मैं जीत जाता हूँ तो मेरे राजा को छोड़ दीजिएगा। और वो सभी पहलवानों से लड़ते हुए जीत जाता है। तो इससे प्रसन्न होकर जहांगीर आपके कल्याण शाह को मुक्त कर देता है, साथ में टकोली भी माफ़ कर देता है। और खिल्लत मतलब होता है कि राजा के द्वारा सम्मान के रूप में दिया गया वस्त्र या फिर कुछ भेंट, तो खिल्लत भी दिलवाता है किससे, जहांगीर से। किसको, कल्याण शाह को। कौन, गोपल्ला वीर या गोपाल राय। फिर उसको लेकर अपने छत्तीसगढ़ एरिया में आ जाता है। तो एक शिवदत्त शास्त्री के अनुसार भी बोला जाता है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक, अब राजस्व संबंधी सुधार भी तो किंग करेगा, 8 साल तक सेवा दिया है उसने, कुछ सुधार प्रक्रिया तो सीखा होगा। तो क्या करते हैं यहाँ के राजस्व सुधार में, क्या काम करते हैं? तो 2 काम करते हैं। एक जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत करता है और राजस्व पुस्तिका रखता है। जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत करता है और राजस्व पुस्तिका रखता है कि कितने लेन देन हो रहा है, कितना हमको टैक्स मिल रहा है, कितना हमें टैक्स देना है, इन सब के बारे में राजस्व पुस्तिका तैयार करता है। और राजस्व जमाबंदी प्रणाली, इसमें क्या करते हैं कि छत्तीसगढ़ में ना अलग अलग गढ़ स्थापित कर देता है। जमाबंदी मतलब किले के अनुसार कि वहाँ आपके जो भी फसल की पैदावार हो रही है, जो कि आपको टैक्स के रूप में देना है, तो उन सब के लिए हर क्षेत्र में गढ़ व्यवस्था चालू कर दिया था। तो इस गढ़ व्यवस्था के अनुसार रतनपुर और रायपुर के 2 क्षेत्रों में 18 गढ़ आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जमाबंदी प्रणाली कल्याण शाह की देन थी। तो इसने जमाबंदी प्रणाली की शुरुआत की। इस व्यवस्था में राजस्व और अन्य राजकीय सूचनाओं को शामिल किया गया। राजस्व सुधार की इस जमाबंदी व्यवस्था से छत्तीसगढ़ में गढ़ व्यवस्था की शुरुआत हुई, जैसे कि मैंने बताया। और इसी गढ़ व्यवस्था का आधार लेकर आगे नामकरण हुआ छत्तीसगढ़। ठीक है, ऐसा भी बोला जाता है। फिर राजस्व पुस्तिका क्या था? इनका राजस्व पुस्तिका महत्वपूर्ण जानकारियों का दस्तावेज था, जिसके अनुसार रतनपुर राज्य के गढ़ों अर्थात केवल खालसा क्षेत्र में 6.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता। कौन से क्षेत्र में? खालसा क्षेत्र से। खालसा क्षेत्र से 6.5 लाख रुपए प्राप्त होता था। जमींदारी क्षेत्र होता था खालसा क्षेत्र। खालसा क्षेत्र मतलब जहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण होता था, और जमींदारी क्षेत्र मतलब जहाँ उनके अंदर जो जमींदार है उनसे प्राप्त होता था। तो ये आगे हम देखेंगे मराठा काल में, ये सब के बारे में आएगा। खालसा क्षेत्र क्या, खालसा भूमि क्या होता है, जमींदारी भूमि क्या होता है। ठीक है, ये सब हम आगे देखेंगे। ताहुतदारी प्रथा क्या होती है, ये सब के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो वही बताया गया यहाँ कि केवल खालसा क्षेत्र से 6.5 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होता था। राजस्व पुस्तिका का अध्ययन बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी मिस्टर चिस्म के द्वारा किया गया था। मिस्टर चिस्म के द्वारा किया गया था इस पुस्तिका का अध्ययन 1868 में।
और इसी के आधार पर उसने बताया कि रतनपुर और रायपुर क्षेत्र में 18 गढ़ हैं, अर्थात छत्तीसगढ़ के प्रशासन का उल्लेख किया गया इस राजस्व पुस्तिका में, जो किससे संबंधित है, कल्याण साहित्य। याद रखना। पहली बार किसने अध्ययन किया, तो मिस्टर चिस्मने जो अंग्रेजी बंदोबस्त अधिकारी होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फिर आगे नाम आता है कि प्राचीन छत्तीसगढ़ ठाकुर प्यारेलाल के अनुसार राजा कल्याण साय के बाद अन्य शासकों ने यहाँ पर शासन किया था, ठीक है। कल्याण साय के बाद अन्य शासकों का शासन क्रम देखने को मिलता है, ठीक। अब ये अन्य शासन क्रम इतना लंबा दिया गया है, बट केवल 8 वर्षों तक ही बाहर रहता है। जैसे अन्य जानकारियों के अनुसार देखेंगे तो 8 वर्षों तक ही केवल दिल्ली में रहता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो लगातार नए नए शासकों का नाम देखने को मिलता है। लक्ष्मण साय तो ठीक है, लक्ष्मण साय तो इनके आगे ही आएगा, कल्याण साय का बेटा लक्ष्मण साय हो जाएगा। लक्ष्मण साय तो ठीक है इनके आगे, लेकिन शंकर साय देखने को मिलेगा आपको, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रंजीत साय, यहाँ तक ये जो अन्य जो 5 नाम हैं इन्होंने भी शासन किया, ऐसी जानकारी मिलती है, लेकिन प्रमाणिक तौर पर कहीं पर जानकारी इसके बारे में नहीं मिली है, ठीक है। इसलिए हम लक्ष्मण साय तक पढ़ते हैं और लक्ष्मण साय के बाद हम फिर तख्त सिंह में आ जाते हैं, जो जिसका कालक्रम सही है कि उसने 1685 से ही शासन प्रारंभ किया है, 1685 से ही मिलेगा। और यहाँ पर 1685 तक अंतिम रूप से रंजीत साय आते हैं ना। तो ये जो शंकर शाह है, त्रिभुवन शाह है, जगमोहन शाह है, अदली शाह है, रंजीत शाह है, तो ये सब भी लक्ष्मण साय के आगे शासक रहेंगे। मुख्य रूप से कल्याण साय के आगे रहेंगे। कल्याण साय के आगे हमें मुख्य रूप से अभी लक्ष्मण साय के बारे में पढ़ना है। फिर ये अन्य जो है शासक, इनके बारे में उल्लेख प्राप्त नहीं होता है, लेकिन आपको नाम रीड करते चलना है। तो लक्ष्मण साय के बाद आएगा शंकर साय, त्रिभुवन साय, जगमोहन साय, अदली साय, रंजीत साय। तो शंकर जी त्रिभुवनों के त्रिभुवनपति हैं, तीनों लोकों के देवता हैं। तो शंकर जी, फिर त्रिभुवन से त्रिभुवन, फिर जग को मोहित कर लेते हैं ना। अभी सब जगह देख रहे हैं शिवपुराण चल रहे, तो जग को मोहित कर लेते हैं, तो जगमोहन। शंकर जी त्रिभुवन वाले हैं, मतलब त्रिभुवनों के पति हैं, तो शंकर साय। फिर त्रिभुवन के पति है तो त्रिभुवन साय। फिर जग को मोह लेते हैं तो जगमोहन साय। फिर उनको कदली चढ़ते हैं, कदली मतलब केला होता है, तो कदली से याद रखना अदली साय। फिर रणजीत साय, वो रण को जीत लेते हैं, जो उसको फल वूल जो उनको पूजता है वो उनकी सहायता करते हैं रण को जीतने में, तो इससे रणजीत साय, ठीक है। लगेगा विचित्र सा लग रहा है सर, इतना कैसे बता दे रहे हो, तो आप ऐसे ही रिलेट करेंगे तो आपको आसानी से याद होगा, नहीं तो ये नाम नॉर्मल आप याद करने जाएंगे तो बहुत ही मुश्किल है। तो कल्याण साय के बाद तो हम जो निमोनिक्स कोड है उसमें देखेंगे ब क ल से लक्ष्मण साय, लेकिन उसके आगे और शंकर साय आएगा, त्रिभुवन साय रहेगा, जग को मोह लेते जगमोहन साय रहेगा, कदली चढ़ाते तो अदली साय रहेगा, रण को जीत लेते हैं तो रणजीत साय रहेगा। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर लक्ष्मण साय जो आगे के शासक थे, इसके बारे में हमें देखना था, तो देख लेते हैं। लक्ष्मण साय ज़्यादा बड़ा नहीं है। लक्ष्मण साय जो है कल्याण साय के बाद अन्य जो शासक आते हैं, कल्याण साय के जो शासक आते हैं उनमें लक्ष्मण साय रहता है। लक्ष्मण साय 1581 से इसका प्रारंभ माना जाता है, 1581 से। इसके बारे में अंत के रूप में पता नहीं चलता, जैसे यहाँ पर 81 से पता तो है लक्ष्मण साय के बारे में, लेकिन अंत कब हुआ है इसके शासन क्रम का पता नहीं है। लेकिन आगे के शासकों का है, जैसे शंकर साय का दिया है, त्रिभुवन साय का दिया है, जगमोहन का, अदली का, रंजीत साय का, सबका कालक्रम दिया हुआ है। उसी प्रकार लक्ष्मण साय का देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। बोला जाता है कि 1581 से इसने अपना शासन शुरू किया है, 1581 से शासन शुरू किया है। खत्म कब हुआ इसके बारे में जानकारी नहीं। देशबही नामक लेखा पुस्तिका तैयार किया था। अब इसने, जैसे कल्याण साय ने राजस्व पुस्तिका शुरू किया, तो इसने देशबही नामक लेखा पुस्तिका जारी किया। क्या देशबही? तो पूछ सकता है राजस्व पुस्तिका किससे संबंधित है? कल्याण सिंह से संबंधित है, कल्याण साय से संबंधित है। देशबही नामक लेखा पुस्तिका किससे संबंधित है? तो लक्ष्मण साय से संबंधित है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो अभी के वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे, ठीक। अगर आपको कोई भी डाउट आया हो इस सेशन में तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।